नमस्कार। थर्मोडायनेमिक्स की लेक्चर सीरीज में नेक्स्ट टाइम अपना चल रहा था मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। उसके अंदर लास्ट में शायद अपन ने ये फाइंड आउट कर लिया था कि एफ यू है वो है ए ई की पावर बीटा यू स्क्वायर अपॉन 2 और इक्वेशन नंबर जैसे मान लिया 8 दिया। इसी प्रकार आप क्या लिख सकते हो, इसी प्रकार आप लिख सकते हो एफ वी इक्वल टू आपका आ जाएगा ए ई की पावर बीटा वी स्क्वायर अपॉन 2, ये चलो नंबर नहीं देंगे, और आपका एफ डब्ल्यू आपका हो गया ए ई की पावर बीटा डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 2, तीनों को 8 दे दिया। ठीक है, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई की आवश्यकता होगी अपनी, एफ यू एफ वी और एफ डब्ल्यू, तो ये आ जाएगा ए क्यूब, तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से आ जाएगा ई की पावर माइनस बीटा यू स्क्वायर वी स्क्वायर और डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 2। ये भी क्लियर हो गया सबके। इसी को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ए क्यूब यू वी ए किसके बराबर है, माइनस बीटा ये सी स्क्वायर के बराबर है, बटा में 2 कर दिया। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए क्यूब ई की पावर माइनस बी सी स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ मैंने बीटा अपॉन 2 की जगह पे क्या लिखा है, स्मॉल बी लिखा है, ये आगे काम में आता रहेगा अपना। याद हो गया सबके। इसके बाद देखो अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, डी एन फाइंड आउट करेंगे, रो फाइंड आउट करेंगे अपन। देखो कैसे, ये आपको याद है, डी एन के लिए क्या लिखा था याद हो तो, डी एन का मतलब यू से यू प्लस डी वी से वी प्लस डी वी व डब्ल्यू से डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू के मध्य अणुओं की संख्या, मध्य के अणुओं की संख्या, और उसको लिखा था डी एन लिखा था एक जगह पर, याद हो तो डी एन लिखा था, एन पी वी, उसमें यह आ गया था एन एफ यू एफ वी और एफ डब्ल्यू और डी यू डी वी और डी डब्ल्यू आया था। इन तीनों की वैल्यू पुट कर दूं तो वैल्यू आपके पास में है ही, यह आ जाएगा आपका एन ए क्यूब ई की पावर बी सी स्क्वायर, है ना, और ये लिखा डी यू डी वी और डी डब्ल्यू। इसके बाद में आपने डेंसिटी यानी घनत्व फाइंड आउट किया था, घनत्व फाइंड आउट किया था याद हो तो, और घनत्व के अंदर लिखा क्या था, वेग सूचक आरेख में बिंदुओं का घनत्व है, वेग सूचक आरेख में बिंदुओं का घनत्व है, और उसको रो लिखा था, एक एन भी आया था, ये अणुओं की संख्या, ये बिंदुओं का घनत्व है, ठीक है ना, और ये आया था अपना एन एफ यू एफ वी और एफ डब्ल्यू, ध्यान हो तो ये आया था ना। वैल्यू पुट करता हूँ, एन ए क्यूब और ई की पावर माइनस बी सी स्क्वायर, ये कोई 9 नंबर दे दो, ये आपकी कोई नंबर आ गई 10 आ गई। अब देखो इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में अपन उन अणुओं की संख्या निकालेंगे जिनका वेग c से c प्लस डी सी के बीच में हो, c से c प्लस डी सी के बीच में हो। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको फाइंड आउट करने का एक तरीका देखो, थोड़ी देर पहले ये किया था, एक मिनट, ये यू वी डब्ल्यू ये था, अगर एक गोला इस पर ये खींच दिया और एक इस पर ये खींच दिया, इनके बीच का अगर ये वॉल्यूम आपको फाइंड आउट हो जाए, ये वॉल्यूम आपको फाइंड आउट हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से घनत्व है, इसके अंदर कितने अणु हैं और वो अणुओं की संख्या आ जाएगी जिनका वेग, ये अंदर वाली तो क्या है, ये तो c है, और ये बाहर वाली का ये कितने c प्लस
dc। तो देखो इसको बोलने का तरीका ये होगा, वेग c तथा c प्लस dc के बीच वाले अणुओं की संख्या, दो सकेंद्रीय गोले खींचेंगे और उन गोलों के बीच के आयतन के अंदर जितने बिंदु होंगे वो ही लिखे जाएंगे। तो सकेंद्रीय गोलों के बीच का मध्य का आयतन, सकेंद्रीय गोलों के मध्य का आयतन, और यह आयतन हो जाएगा आपका 4πc² dc। 4πc² dc डायरेक्ट याद कर लो या फिर ऐसे याद कर लो, ये यहाँ का क्षेत्रफल कितना है 4πc² और मोटाई कितनी है dc है। तो ये होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ठीक है ना। तो C से C प्लस dc के मध्य वेग वाले अणुओं की संख्या, तो अगर मैं ये लिखूं dnc तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखना चाहिए रो इंटू 4πc² dc, घनत्व इंटू आयतन। रो की वैल्यू रखूं तो आ जाएगा 4π, उसमें na³ था, 4π उसमें था, अरे रो की वैल्यू ये तो थी na³ और e की पावर ये था na³ e की पावर माइनस bc², e की पावर माइनस bc² और ये लिखा मैंने dc, एक c² हो रहा है ना, c² और dc। ये उन अणुओं की संख्या आ चुकी है जिनका वेग c से c प्लस dc के बीच में है। कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि ये अणु यहाँ वाले अणु हैं और इस आयतन के अंदर वे बिंदु हैं जिनका वेग c से c प्लस dc के बीच में है, ठीक है ना। चूंकि ये क्या आपका वेलोसिटी वाला वेलोसिटी इंडिकेटर डायग्राम है, इसके अंदर बिंदु जो है वो वेलोसिटी को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, वेलोसिटी को शो कर रहा है। अब देखो ये काम हो चुका है, अब आगे करेंगे अपन a व b के मानों का निर्धारण, व b के मानों का निर्धारण। तो देखो कैसे करते हैं हम, एक तो यहीं से कर लेंगे। अपन ने बात की थी कि वेलोसिटी की जो मान है, सभी अणुओं का वेग या अणुओं का जो वेग है वो 0 से अनंत तक कितना हो सकता है, संख्या अलग अलग हो सकती है, 0 से अनंत तक कुछ भी हो सकती है। तो देखो अपन कैसे करते हैं, कुल अणुओं की संख्या n बराबर कैसे निकाल सकते हैं dnc, ठीक बात है ना। dnc की वैल्यू पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 4πna³ e की पावर bc² और c² dc। अब ये जो dc c के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो c का मान कहां से कहां तक हो सकता है, 0 से अनंत तक। तो c का मान 0 से लेके कहां तक होगा, अनंत तक होगा। अब देखो इसमें जो बाहर आना चाह रहा 4πna³ बाहर निकाल लिया, 4πna³ इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट c² e की पावर bc² और फिर क्या लिखा, dc लिखा। अब देखो इस टाइप के जो इंटीग्रेशन होते हैं, एक टेबल है, उस टेबल को आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम टाइम में या किसी भी टाइम में इंटीग्रेशन करने नहीं बैठते अपन लोग, और आप मैथमेटिक्स के हो खुद भी कर सकते हो। तो इसको आगे देखो क्या लिखेंगे, n बराबर ये आ गया आपका 4πna³ आ गया, और इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद रखोगे 1/4 और ये आ जाएगा π/b³ का हाफ, ये होता है। इसमें जो कटना चाहिए उसको काटने की कोशिश करो, तो 4 से तो 4 कैंसिल, और ये आ गया आपका n से n कैंसिल, n से n कैंसिल, क्या बना आपका 1 = a³ पाई, इसके अंदर जाके क्या हो जाएगा π/b का 3/2। इसके बाद में आपका ये आ गया, देखो अगर इसको मैं लिखूं a बराबर a³ बराबर कितना आ जाएगा, b/π आ जाएगा शायद, की पावर 3/2, या फिर यहीं से आ जाएगा a बराबर √b/π आ जाएगा। एक बार दोबारा रिवाइज कर लो इसको, क्या सही है क्या। a बराबर मेरा तो क्या आ गया
रूट बी अपॉन पाई आ चुका है। ठीक है ना। अब देखो अपन ने बात की कि ये जो अणु हैं वो टक्कर करते हैं दीवारों से, और दीवारों से जब टक्कर करते हैं तो उन पे दाब डालते हैं। तो दाब आप कैसे क्या निकालते हो? दाब निकालने से पहले बल निकालना होता है। क्या निकालना होता है? बल निकालना होता है। और बल क्या होता है? संवेग में परिवर्तन की दर। तो एक टक्कर में कितना संवेग दिया जाता है, तो इसको थोड़ा से समझेंगे हम। सबसे पहले हम अक्ष दिशा वाली बात कर लेते हैं। अक्ष दिशा में किसी अणु का वेग u से u प्लस du के मध्य होने की जो प्रायिकता है वो प्रायिकता अपन कर चुके हैं। और वो प्रायिकता क्या थी आपकी? FU/du थी। लेकिन एकांक आयतन में संख्या कितनी हो जाएगी? एकांक आयतन में संख्या कितनी हो जाएगी? तो अक्ष दिशा में के मध्य एकांक आयतन में संख्या, अगर उसको मैं NU लिखूं तो यह दी जाएगी आपकी NFU और DU से दी जाएगी। NFU और DU से दी जाएगी। ठीक बात ना। अब देखो संख्या आ गई। अब एक टक्कर, जब टक्कर इससे करता जैसे यूं किया, इस साइड में जाते टाइम टक्कर होगी, संवेग होगा MU, वापिस आते टाइम -MU। परिवर्तन कितना हुआ? संवेग में परिवर्तन यह आपका आ जाएगा 2MU हो जाएगा। ये भी क्लियर होगी सबके। अब देखो दो प्रति एकांक क्षेत्रफल वह प्रति सेकंड टकराने वाले अणु किस पर? अक्ष दिशा में। कौन सी दिशा में? अक्ष दिशा में। तो वो होगा आपका NU और फिर U। सबसे पहली बात तो यह है कि आपने आयतन यहां पर ले रखा, तो आयतन के अंदर ही एक क्षेत्रफल भी स्थित है, एक एरिया भी तो स्थित है। तो एकांक का क्षेत्रफल होगा प्रति सेकंड। देखो ये दीवार ले ली मैंने, 1 सेकंड पहले यहां से यहां तक की डिस्टेंस की आपकी U है मानना। तो 1 सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो ये वाला अणु भी इससे टकराएगा और ये भी टकरा जाएगा। तो यानी इसके आगे वाले सारे अणु टकराएंगे। तो और ये क्या है? U है संख्या वो। तो ये संख्या होगी। तो देखो संवेग में कुल परिवर्तन कितना हो जाएगा? संवेग में कुल परिवर्तन कितना हो जाएगा वो देख लो। संवेग में या दाब ही निकाल दो। संवेग में एक टक्कर का तो ये परिवर्तन कर लिया और इनमें परिवर्तन ये हो जाएगा। बात क्लियर होगी सबके। फिर बाद में देखो टाइम प्रति कर रखा है, तो देखो एक से P क्या होगा? P इक्वल टू होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है स्मॉल p इक्वल टू। अच्छा बल की जगह क्या लिख सकता हूं? डेल P अपॉन डेल T अपॉन एरिया। आपने एरिया एकांक कर लिया, T भी एकांक कर लिया, तो ये क्या आएगा आपका? डेल P तो आएगा। डेल P। एक टक्कर के अंदर संवेग में परिवर्तन इतना, टक्करों की संख्या कितनी है? इतनी। ये तो बात है। तो आप क्या लिख सकते हो इसकी जगह पर? इसकी जगह आप लिख सकते हो NU और ये तो लिखा, एक U लिखा इंटू 2MU, और ये आ गया आपका NU और 2MU स्क्वायर। क्लियर हो गया समझ गए? इसके बाद देखो सभी अणुओं के द्वारा लगाया गया टोटल दाब। ठीक बात ना। तो P बराबर क्या लिख सकता हूं? देखो P बराबर आपका लिखा जा सकता है 0 टू इनफाइनाइट, और ये आ गया NU और 2MU स्क्वायर, और NU की जगह क्या था? 0 टू इनफाइनाइट। NU की जगह था शायद NFU/du और FU/du और 2MU स्क्वायर MU स्क्वायर। FU की वैल्यू निकाली है अपन ने, तो N छोड़ो एक बार। FU की वैल्यू थी AE की पावर
बी यू स्क्वायर और यही आपका डी यू और 2mu स्क्वायर। अब कोई बाहर आना चाहिए वो बाहर निकाल लो। 2mna है 0 to इन्फाइनाइट और ये आ गया आपका e की पावर बी यू स्क्वायर और u स्क्वायर और डी यू। थोड़ी देर पहले इसकी वैल्यू क्या बताई है, ये बताई है 2mna और इसकी वैल्यू थी 1/4 पाई अपॉन बी क्यूब, ऐसे लिखा था, पाई अपॉन बी क्यूब की पावर हाफ, ये बताया था। अरे समझा कि नहीं, डायरेक्ट याद करवाया था। तो इसके बाद देखो टॉपिक थोड़ा लंबा है लेकिन परीक्षा के अंदर डायरेक्ट आता है तो करना पड़ता भाई। इसमें बहुत सारी बातें डायरेक्ट भी याद करनी पड़ती हैं। ए की वैल्यू क्या थी, चूंकि ए बराबर होता है बी अपॉन पाई, शायद ए बराबर, तो यहाँ से देखो स्मॉल पी बराबर आपका आ गया 2mn। ए की जगह क्या रखूँ, 2 भी काट देता है उसका। ए की जगह क्या रखा, ये रखा बी अपॉन पाई। कर लिया काम सबने। फिर बाद में इसकी जगह 1/2 बच गया। इसके बाद में इसकी जगह क्या लिखूँ, इसकी जगह ऐसे लिखूँगा पाई की जगह तो रूट पाई, ये रहा। इसकी जगह लिखूँगा बी की पावर 3/2, बी की पावर 3/2। रूट पाई से तो रूट पाई कैंसिल, आधा ए कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपका, ऊपर तो mn और नीचे बच गया 2b, mn 2b। चूंकि अपन लोग जानते हैं आदर्श गैस समीकरण P इक्वल टू क्या होती है, NKT, क्या होती है, P इक्वल टू NKT। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, तो यह आ जाएगा आपका mn/2b इक्वल टू NKT। n से n कैंसिल, तो b बराबर क्या आ गया, ये इधर कर रहा हूँ m/2KT और b को किसके बराबर माना है, β/2 के बराबर माना है। अपने को ये यूज करना, b की वैल्यू आ गई। अगर b की वैल्यू आ गई तो ये मान इसमें रखूं तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका m/2πKT, 2πKT हो जाएगा। दोनों वैल्यू आ गई। अब देखो अपने वो क्या बनते हैं उनकी बात कर लेते हैं। एक तो अपन ने फाइंड आउट किया था, देखो क्या क्या फाइंड आउट किया था। एक तो रो फाइंड आउट किया था, एक तो अपन ने रो फाइंड आउट किया, एक डीएनसी फाइंड आउट किया है। तो डीएनसी देखो क्या होगी, सबसे पहले डीएनसी क्या है, सी से सी प्लस डीसी के मध्य के अणु। तो ये अपने लिखा था डीएनसी और डीएनसी इक्वल टू मेरे हिसाब से वहां पे आया था 4πN⁴, 4πN⁴ e की पावर BC स्क्वायर और C स्क्वायर DC, ये आया था। आपके पास में वैल्यू है, वैल्यू पुट कर दो। तो ये लिखा 4πN, ए की जगह वो ऊपर वाली वैल्यू है, तो ये आ गया आपका m/2πKT की पावर 3/2। वहाँ 1/2 है, ये 3 होके 3/2 हो जाएगा। e की वैल्यू एक्सपोनेंशियल, इसकी जगह रखूंगा तो वो रखूंगा -mc²/2KT और C स्क्वायर DC स्क्वायर। और ये जो है ना, ये क्या कहलाता है, मैक्सवेल वेग बंटन नियम कहलाता है। मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज कहलाता है। ये क्या है, वेग बंटन नियम, बंटन नियम कहलाता है। अपन ने एक जगह पे रो भी लिखा था और रो इक्वल टू क्या था, ध्यान हो तो एन ऐसे करके कुछ आया था। ये रो जो है ये वेलोसिटी जो भी, अरे एन वो आया था ना, एन एफ यू वेलो पुट कर दूंगा इसकी, इसी को बोलते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या बताया था मैंने, वेलोसिटी
डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। बात क्लियर होगी। इसके बाद में और देखो एक दो बातें निकाल लेते हैं। आगे की जो बात है वो ये निकाल सकते हो, सी तथा सी प्लस डीसी के बीच अणुओं के वेग होने की प्रायिकता, यानी सी तथा सी प्लस डीसी के मध्य वेग होने की प्रायिकता, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एफ सी डी सी। वहां पे था ना एफ यू डी यू, और ये दिया जाएगा डी एन सी अपॉन एन, और डी एन सी की वैल्यू पुट करूं तो ये आ जाएगा 4 पाई, एन कैंसिल हो जाएगा, ए की जगह लिखा हुआ है एम अपॉन 2 पाई के टी की पावर 3/2 और ई की पावर एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी और सी स्क्वायर डी सी। ये क्या बताया मैंने, ये वो प्रायिकता है, ये उन अणुओं की प्रायिकता है जिनका वेग सी से सी प्लस डी सी के बीच में पाया जाता है। अब देखो इसके अंदर क्या आया था अपना, अरे कर ही देता हूँ, रुको एक मिनट। ये अपना एन ई की पावर बी सी स्क्वायर इस प्रकार से था अपना, ठीक है ना। अब इसमें यह है, अगर इसके ग्राफ खींचें आप, रो का सी के साथ ग्राफ खींचे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसका ग्राफ आपका यूं आ जाएगा, ठीक बात ना। या आपसे पूछे कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की ग्राफ बनाओ सी के साथ चेंज होने वाले, तो आप इस प्रकार से कर सकते हो, इस प्रकार से की जा सकती है। इसमें थोड़ी सी कमी रहेगी, इसमें ए क्यूब और है, क्या है, एन ए क्यूब था, तो ये हो गया। इसके बाद में एक है अपना, ये तो बोला था वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोला था, केवल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ जाए तो डीएनसी अपॉन डीसी, क्या बताया मैंने, डीएनसी अपॉन डीसी का सी के साथ ग्राफ खींचते हैं और वो ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होता है, इस प्रकार से पीक प्राप्त होगा, और ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। बात क्लियर होगी सबके। अब इसके अंदर कई बार यूँ आ जाता है, जैसे मान लो ये सी को शो कर रहा है और ये सी प्लस डी सी को शो कर रहा है, इसका जो एरिया वो क्या शो करेगा। एरिया निकालने का तरीका हमेशा ही होता है कि ग्राफ के एरिया निकालने हैं, ग्राफ के नीचे वाला, तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो क्षेत्रफल है ये डीएनसी को शो करता है। और डीएनसी क्या है, उन पार्टिकल्स, उन मॉलिक्यूल्स की संख्या है जिनका वेग सी से सी प्लस डी सी के बीच में है। ये एफ सी डी सी क्या है, उन मॉलिक्यूल्स की प्रोबेबिलिटी है जिनका वेग सी से सी प्लस डी सी के बीच में है। आपसे पूछे डीएनसी अपॉन डीसी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। आपसे पूछे रो क्या है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ठीक बात ना। और ये आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, ये बोल दो या फिर ये बोल दो, ये है मैक्सवेल वेग मंटन नियम फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। फिर इसमें थोड़ी सी बात और करें, अगर आप यूँ कर देते हो, ये ग्राफ ये आ गया, ये अलग अलग तापों के लिए, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, इसका टेम्परेचर T3 है, तो T1 सबसे कम और T3 सबसे ज़्यादा होता है। थैंक यू, धन्यवाद। इसको पढ़ना अगर समझ नहीं आता है तो आप दोबारा पूछ लेना, दोबारा करवा दूंगा। थैंक यू।